ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जियो से होती है, जो यहाँ पार्क में फायरवर्क्स बेच रही होती है। पर कोई भी उसके फायरवर्क्स नहीं खरीद रहा होता है, ये कहकर कि वो बहुत ही महंगा बेच रही है, उससे सस्ता तो उनके होम टाउन में मिल जाता है। तो जियो कहती है कि ऑलरेडी वो इतना सस्ता बेच रही थी। जियो सोचती है कि मुझे पता था मेरे ग्रैंडपा की ये फायरवर्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो आखिर ये कहाँ से बिकेंगे। वो सोचती है कि वैसे भी अब यहाँ पार्क में कोई है नहीं, तो मुझे अब घर चलना चाहिए डिनर के लिए। वो जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन लीड रोंगशेन भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे गार्ड्स पड़े होते हैं उसे मारने के लिए। वो उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर रोंगशेन, अब आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी शेन का नेफ्यू लू से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि अंकल, मैंने ही आपको मारने के लिए अपने गार्ड्स को भेजा हूँ, और अब आप जो कर लो वो लोग आपको मार के रहेंगे। तो शेन अपने निफ्यू से कह रहा होता है कि मैं फैमिली का हेड हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, या तुम्हें मेरे हाथों मरना है। तो फिर लू हंसकर कहने लगता है कि अंकल, पहले तो आप ही मरने वाले हो, और आपके मरने के बाद तो फैमिली का हेड मैं बन जाऊंगा, तो आखिर मुझे कौन ही सज़ा दे सकता है। कॉल कट होते ही यहाँ पर शेन इन सारे गुंडों से कहता है कि वो रॉन्ग फैमिली का मास्टर है और वो लोग यहाँ पर आए हैं उसे मारने के लिए। कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी इतने में जियो इन लोग को देखकर जल्दी से छुप जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये सारे लोग इस बंदे को मारने के पीछे पड़े और इनके पास हथियार भी है, और ये एक नहीं बल्कि 10 लोग हैं एक को मारने के लिए। वो फिर उनकी काउंटिंग करती है और देखती है कि उतने ही उसके पास फायरवर्क्स भी रखे हैं। फिर यहाँ पर शैनन सारे गार्ड्स को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और वो लोग भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर इतने में यूशैन को बचाने के लिए अपने सारे फायरवर्क्स को जला जलाकर उन सारे गार्ड्स को सबक सिखा रही होती है, और वो लोग यहाँ पर फिर फायरवर्क से डर के भाग रहे होते हैं और जी यहाँ पर अपने फायरवर्क से उन लोग को और डरा के भगा रही होती है। तो ये देखकर चैन तो काफ़ी शौक होता है और कहने लगता है कि आखिर ये पागल लड़की कहाँ से आ गई है। तो फिर वो कहती है कि तुम खड़े क्या हो, भागो यहाँ से। पर वो तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। तभी जी उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर अपने साथ भगा के लेकर जा रही होती है। तो बस शैन उसे दिखता रहता है और उसके साथ जा रहा होता है। वो सोचता है कि इन 30 सालों में उसने बस अपनी इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तक बहुत फाइट की है, और वो तो इजीली सभी को हरा सकता है, लेकिन आज पहली बार है वो ऐसे भाग रहा है। वो जियो को देखकर सोचता है कि लेकिन सच में इस लड़की को देखकर तो मुझे इसके साथ भागने का मन कर रहा है। फिर जियो शेन को अपने घर पे ले आती है और कहने लगती है कि वैसे तो मेरा घर छोटा है, लेकिन ये अभी के लिए तुम्हारे लिए सेफ़ है। फिर शेन यहाँ आसपास की चीज़ें देखने लग जाता है। तभी जियो से कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात के लिए यहाँ पे रह सकते हो और फिर तुम कल चले जाना। तो वो मान जाता है कि अगर फिर ये चीज़ कन्वीनियंट है तो मैं आज रात के लिए रुक जाता हूँ। फिर इतने में ग्रैंडपा बाहर आते हैं और वो जियो से पूछने लगते हैं कि तुम क्या अपने किसी फ्रेंड को लेकर आई हो। तो जियो बताने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा। वो कहती है कि असल में इसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए थे और मैंने इसे बचा कर लेकर आई हूँ, और आपके सारे फायरवर्क से ही मैंने उन सभी को सबक सिखाई हूँ, और वैसे आज रात ये हमारे घर पे रहेगा। वो फिर परमिशन लेने लगती है कि ग्रैंडपा रुक सकता है ना वो। तो फिर ग्रैंडपा देखने के लिए जाते हैं कि कहीं ये बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं है। जैसे ही वो शेन को देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं कि ये तो मास्टर रोंगशेन है, और यहाँ पर शेन भी ग्रैंडपा को देखते के साथ ही पहचानता है कि जियो के ग्रैंडपा असल में उसके डैड के राइट हैंड मैन थे, और मेरे डैड के जाने के बाद वो भी रॉन्ग फैमिली को छोड़कर चले गए थे। वो एक और चीज़ याद करता है कि उसके डैड ने जाने से पहले मेरे नेफ्यू लू और इस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर जियो के साथ बचपन में मैरिज फिक्स करे थे। फिर वो यहाँ जियो को देखता है और सोचता है कि यानी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली निस इन लॉ है। शेन मन में यही सोचता है कि ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है, मेरा नेफ्यू मुझे मारना चाहता है और उसकी होने वाली वाइफ ने मुझे बचाई है। और फिर शेन अपने नेफ्यू से बदला लेने के लिए मनी मन डिसाइड कर लेता है कि मेरे प्यारे नेफ्यू, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी वाइफ को ही तुमसे ले लूँगा। फिर जियो के ग्रैंडपा तो शेन के सामने झुकने जा रहे होते हैं, पर वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि क्या मैं आपके घर पे एक रात के लिए रुक सकता हूँ। तो फिर ग्रैंडपा तो तुरंत ही मान जाते हैं कि मिस्टर रोंग आप ऑफ कोर्स रुक सकते हैं, लेकिन मेरा घर छोटा है तो बस आपको कोई तकलीफ ना हो। कहता है कि ठीक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। तो जियो ये सुन लेती है और कहती है कि फिर तुम मेरे साथ अंदर चलो। वो उसे हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है और ग्रैंडपा फिर चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि मिस्टर रोंग से जो भी पंगा लेता है वो बचता नहीं है, ऐसा उनके बारे में रूमर फैली हुई है। वो सोचते हैं कि कहीं ये मेरी ग्रैंड डॉटर के ज़रिए मेरे घर पे मेरा टेस्ट लेने तो नहीं आए। फिर जियो शेन को यहाँ रूम में लेकर आ जाती है और कहती है कि आज रात के लिए तुम क्या इस रूम में रह लोगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स
एंड तुम्हारा बहुत थैंक यू है मिस। तो जियो कहती है कि तुम्हें मुझे मिस बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जियो है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। और वो शेन से फिर उसका नाम पूछती है, तो वो अपना फुल नेम बता रहा होता है। इतने में यहाँ पर जियो को उसके ग्रैंडपा आवाज़ देते हैं, तो वो जल्दी से बाहर जाने लगती है और फिर उसके रूम में जाकर कहती है कि तुमने अपना नाम मुझे रोंगशेन बताया ना, तो ठीक है, फिर तुम्हें कोई भी ज़रूरत रहेगी तो तुम मुझे आवाज़ देना। ये कहकर वो चली जाती है और फिर यहाँ पर शैन अपने सेक्रेटरी से वीडियो कॉल पे बात करता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताने लगता है कि उसके नेफ्यू लू के सारे गार्ड्स को वो लोगों ने मार दिए और लू के खिलाफ एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। शेन कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, आखिर उसने फैमिली के हेड को मारने की कोशिश की है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो अब मैं कल ही एविडेंस को लेकर जाकर अपने इस नेफ्यू को सबक सिखाऊंगा और उससे अपना रिवेंज लूँगा। फिर जियो अपने ग्रैंडपा के पास आती है और उनसे पूछती है कि उन्हें क्या काम है। तो फिर ग्रैंडपा उसे याद दिलाने लगते हैं कि रोंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ उसकी शादी फिक्स है, उसे इस बारे में अच्छे से पता है। तो वो कहते हैं कि देखो अब टाइम आ गया है उस प्रॉमिस को पूरा करने का। तो जियो कहने लगती है कि ग्रैंडपा क्या इतना जल्दी। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं कि रोंग फैमिली के जो पुराने मास्टर थे उन्होंने ही तुम्हारी और रोंग फैमिली के यंग मास्टर लू की शादी फिक्स किए थे और अब उनके बेटे मिस्टर रोंगशेन फैमिली के हेड बन चुके हैं। तो अगर तुम ये शादी का प्रॉमिस पूरा नहीं करोगी तो फिर मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर जियो डर के पूछती है कि क्या वो मिस्टर रोंग हमें मार देगा। तो फिर ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि हाँ, उसके बारे में रूमर है कि वो बहुत ज़्यादा ही रूथलेस है और गुस्सा होने पर वो लोगों को मार देता है। अब तुम उसके नेफ्यू की वाइफ बनने वाली हो, तो अगर तुमने ये शादी का प्रॉमिस पूरा नहीं करी ना तो फिर तुम और मैं पूरी फैमिली हम लोग खतरे में होंगे। जियो कहती है कि ठीक है फिर ग्रैंडपा, मैं अभी जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ और कल ही फिर मैं रोंग फैमिली जाती हूँ उस यंग मास्टर लू से शादी करने के लिए। फिर मैं वहाँ से आकर आपको भी सेफली यहाँ से पिक करके लेके जाऊँगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ जाओ, तुम तैयारी बनाओ। फिर जियो अपने रूम की तरफ जा रही होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे अपनी ग्रैंडपा और खुद की जान बचाने के लिए रोंग फैमिली के यंग मास्टर लू से शादी करनी होगी, जो कि फैमिली के हेड का नेफ्यू है। नहीं तो फिर जो फैमिली का हेड है मिस्टर रोंग, वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। इतने में जियो को अंदर रूम से आवाज़ आ रही होती है कि शैन उसके डॉग को बार बार आवाज़ दे रहा है और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला भी होता है। तो जियो झाँक कर देखने लगती है और उसे पता लगता है कि शैन अपने चोट पर मेडिसिन और बैंडेज करने के लिए जियो के डॉग का ऑर्डर देकर सारे मेडिसिन वगैरह मंगवा रहा होता है और उसका डॉग उसकी बात सुनकर ला के दे भी रहा होता है। जियो फिर अंदर आती है और शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर शाओजू को ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें मुझे आवाज़ देना चाहिए था ना हेल्प के लिए। तो शैन कहता है कि शाओजू, तो जियो से दिखाती है कि वो अपने डॉग को बोल रही है। तो कहता है कि अच्छा ये, अरे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दिया। फिर वो पट्टी उठाती है और कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बचाई हूँ तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगी। फिर वो उसके पीछे आकर उसकी चोट पर पट्टी बांध रही होती है। तो वो कहने लगता है कि ये सही नहीं होगा, वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है। जियो कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर वो कहता है कि आगे भी चोट है तो आगे भी पट्टी करनी होगी। तो जियो फिर आगे भी उसकी मेडिसिन लगा रही होती है और पूछने लगती है कि वैसे ये बताओ वो लोग तुम्हें मारने के पीछे क्यों पड़े थे, कहीं तुमने उनका पैसा तो नहीं चुराया हो। तो शैन झूठ बताने लगता है कि असल में वो लोग मुझे लूटना चाहते थे और मैंने अपनी चीज़ें और अपने आप को बचाने की कोशिश किया तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने को। तो ये सुनकर जियो कहती है कि फिर तो अच्छी बात है कि मैं तुम्हें मिल गई, नहीं तो फिर तो तुम मर जाते। शेन कहता है कि बात तो सही है, फिर मैं अब कल अपने घर जाकर अपने सारे काम निपटा कर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने आप को दे दूँगा। ये सुनकर जियो शॉक होती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मुझे अपने आप को देने की ज़रूरत नहीं है, असल में तुमने मुझे गलत समझ ली हो। वो बताने लगती है कि मेरी तो बचपन में इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर शेन कहता है कि इतने टाइम से तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स है पर फिर भी उस पर्सन ने तुमसे शादी नहीं किया, तो लगता है उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं होगा। शेन कहता है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो फिर जियो कहने लगती है कि तुम्हें तो कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, क्या ये चोट ठीक भी होगी, और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी और तुम्हारे पास बच्चे नहीं होंगे, तुम इतने यंग नहीं लगते हो। ऐसा बोलकर वो कहती है कि इसलिए तुम मुझसे शादी का भूल ही जाओ और जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है। और फिर मनी मन उसे चिढ़ा कर कहने लगती है कि इसने क्या मुझे कोई इडियट समझा हुआ है जो मैं इसकी बात पर बिलीव कर लूँगी, बोल रहा था मुझसे शादी करेगा, क्या ये कोई सपना देख रहा है। शैन तो यहाँ पर जियो के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और वो तो खुश होकर स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे
वो अपने घर जाने के लिए निकलता है और कार में बैठकर वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि एक बार वो बस जाकर अपने निफ्यू लू की जान ले ले, उसके बाद फिर वो वापस आकर उससे शादी करेगा। उसकी ओर हम देखते हैं कि जियो तो अपना रेडी होके लगेज पैक करके निकल रही होती है और तभी वो शेन से बात करना चाह रही होती है कि वो जाने से पहले एक बार उससे मिल ले। तभी इतने में ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो पर्सन तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर जियो शॉक होती है और रूम में जाके देखती है कि वो तो सच में नहीं है। फिर वो थोड़ी सी अपसेट भी होती है। तभी यहाँ पर फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि उसे अब जल्दी जाना चाहिए, वो अब ज़्यादा देर ना करे। तो जियो कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं रॉन्ग फैमिली जाकर यंग मास्टर लू से जल्दी शादी करूँगी और हमारी इस सर पे आई हुई मुसीबत को सॉल्व करूँगी और आपकी और मेरी जान बचा लूँगी। ये बोलकर फिर वो यहाँ से जाने के लिए निकलती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन के भाई के घर पे मेड आकर उसके भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ को इस बारे में बताती है कि उनका बेटा यानी कि यंग मास्टर लू मर गया है। ये सुनकर वो लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो वो बताती है कि सच में यंग मास्टर लू मर गए। तो वो लोग जल्दी से फिर अपने बेटे को देखने जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि शेन यहाँ घर के बाहर पहुँचता है और वो यही सोच रहा होता है कि वो आज अपने नेफ्यू लू की जान लेके रहेगा। फिर घर पे हम देखते हैं कि लू मरा होता है और उसकी मॉम डैड झूठा मरने का नाटक कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं लू अपनी मॉम को बताने लगता है कि उसने इतने सारे गार्ड्स भेजा था अपने अंकल को मारने के लिए, पर वो सारे फेल हो गए और इतनी सारी चोट लगने के बाद भी वो अंकल बचकर भाग गया। तो लू कहने लगता है कि अब तो अंकल मुझे फिर छोड़ने वाले नहीं है, वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वो एक दवा निकालता है पीने के लिए। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम ऐसे मर नहीं सकते हो, फिर हमारा क्या होगा। लू कहता है कि मॉम ये तो बस झूठा मरने का नाटक करने वाली दवा है, इसे पीने के बाद तो डॉक्टर भी मुझे चेक करके पता नहीं कर पाएगा कि मैं सच में मरा नहीं हूँ। उसे तो लगेगा कि मेरी हार्ट बीट नहीं चल रही है और बिल्कुल भी मैं हिल नहीं रहा हूँ और ठंडा हो गया हूँ, तो मैं मर गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये तो बस झूठ होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हो, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई ना बच्चे हुए। तो लू फिर कहने लग जाता है कि मॉम आपको तो पता ही है कि मेरे ग्रैंडपा ने ऑलरेडी मेरी शादी एक विलेज गर्ल से फिक्स करें और मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक विलेज वाली लड़की से तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन सोचो मेरी मरने वाली जब न्यूज़ फैलेगी तो ऑफ कोर्स है कि ये शादी भी टूट जाएगी और मैं बच जाऊंगा। तो लू की मॉम उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगी। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और इसी वजह से लू के मॉम डैड झूठा नाटक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शेन अपने गार्ड्स के साथ घर के अंदर आ जाता है। तो उसे देखकर फिर शेन का भाई अपने बेटे लू के लिए रोने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या मेरे बेटे को मारने के लिए आए हो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। शेन कहता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे इस बेटे ने कल मुझे मारने की कोशिश की है। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है और सेक्रेटरी फिर एविडेंस दिखा रहा होता है कि उनके पास प्रूफ है कि वो सारे गार्ड्स उसने भेजा था। तो यहाँ पर शेन का भाई कहने लगता है कि तुम कुछ भी मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, मेरा बेटा यहाँ मरा हुआ है और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश किया। तो शेन कहता है कि भाई मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ, इसने मेरी आंखों के सामने खुद ये चीज़ बोला है। तो शेन का भाई कहने लगता है कि लेकिन देखो मेरा बेटा सच में मर गया है। यहाँ पर मॉम भी नाटक कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो खुद चेक कर लो, मेरा बेटा सच में अब नहीं रहा। शेन फिर अपने सेक्रेटरी को चेक करने बोलता है और जब सेक्रेटरी लू को चेक करता है तो फिर उससे बताता है कि ये तो सच में मर गया है। शेन कहता है कि लगता है मुझे मारने के लिए गुंडे भेजकर ये कल खुद मर गया, सच में इसके साथ तो इतनी जल्दी कर्मा हो गया। तो ये सुनकर शेन का भाई कह रहा होता है कि मेरा बेटा यहाँ मर गया है जो कि तुम्हारा नेफ्यू भी था, और तुम इसके लिए सैड होने के बजाय उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो शेन कहता है कि भाई आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे सामने झूठा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पर फिर अपने भाई को सारे एविडेंस वगैरह दिखाता है कि उसके पास पूरे प्रूफ है कि उसके बेटे लू ने उसे मारने की कोशिश किया था। यहाँ पर शेन कहता है कि मेरा प्यारा नेफ्यू कितना अच्छा है, उसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं डालना था कि मैंने एल्डर होने के नाते अपने नेफ्यू को मार दिया, इसलिए उसने खुद ही लगता है अपनी जान दे दी है। कितना समझदार है मेरा प्यारा नेफ्यू। तभी फिर सेक्रेटरी कह रहा होता है कि बॉस क्या इसकी बॉडी को लेकर चलना है। शेन कहता है कि रहने दो, वैसे भी अब ये मर गया है तो इसे बस 30 लैशेस पड़ने चाहिए, जो मैंने इसे पनिशमेंट देना था उसके तौर पे। ये सुनकर लू के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और मॉम कहने लग जाती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, 30 लैशेस पड़ेगी तो ये तो जिंदा भी होगा तो भी मर जाएगा। यहाँ मेरा बेटा मर गया है और तो भी तुम उसकी जान छोड़ नहीं रहे हो, कैसे हो तुम, आखिर तुम कितने ज़्यादा क्रूएल हो।
तो शेन कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आपका बेटा मुझे मारना चाहता था, तो आपको लगता है कि वो रूथलेस नहीं है बल्कि मैं हूँ। शेन का भाई भी अपनी वाइफ को समझाने लगता है कि वो अभी ये सब नाटक ना करे। तो शेन की सिस्टर इन लॉ यही सोच रही होती है कि उन्हें तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो दवा ठीक से काम नहीं करेगी और लैशेस बढ़ने की वजह से उसके बेटे को कहीं होश आ गया, तो फिर वो लोग तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर शेन सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर 2 लोग को भेजो इसे लैशेस मारने को। और शेन तो अब खुश हो रहा होता है कि जियो का फियांसी अब मर चुका है, तो वो ऑलरेडी अब फिर उससे ही शादी करेगी। फिर वो कार में बैठकर निकल जाता है जियो से वापस मिलने जाने के लिए। और उसी वक्त ही जियो भी कार से आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। शेन अपने सेक्रेटरी से एडवाइस ले रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, एक क्रेजी लड़की के सामने क्या चीज़ उसे ज़्यादा स्पेशल लगेगी, क्या मैं उसे वाइट रोज़ दूँ? शेन अलग अलग ऑप्शन दे रहा होता है जो कि उसके सेक्रेटरी को पसंद नहीं आ रहा होता है। तो शेन कहता है कि रहने दो, वैसे भी मैं खुद ही इतना ज़्यादा चार्मिंग हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, तो मुझे यकीन है कि जियो को मैं और मेरे पैसे तो बहुत पसंद आएंगे। जियो तो कार से जाते हुए बस जेड पेंडेंट को देखकर यही सोच रही होती है कि उसकी जो रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर लू के साथ शादी फिक्स है वो उसके ग्रैंडपा और रॉन्ग फैमिली के ग्रैंडपा ने मिलकर फिक्स करें। तो वो सोचती है कि वो यंग मास्टर लू कहीं उसे शादी करने से मना तो नहीं कर देगा ना। दूसरी ओर शेन यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पे पहुँचता है, तो ग्रैंडपा काफ़ी डरे हुए होते हैं कि वो यहाँ पर वापस क्यों आया है। तभी सेक्रेटरी बताने लगता है कि मिस्टर शेन आपको यहाँ पर थैंक्स करने हैं। तो ग्रैंडपा तो डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने दोबारा से कि फैमिली का काम छोड़ने के बाद आप लोगों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ आप मेरी जान छोड़ दो। तो शेन कहने लगता है कि ओल्ड मैन, मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर जियो और अपनी शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये सुन के ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर जियो की शादी तो तुम्हारे नेफ्यू लू के साथ फिक्स है ना। तो शेन बताता है कि लू तो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुन के ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं कि मर गया, फिर तो जियो तो अभी रॉन्ग फैमिली गई है उससे शादी करने के लिए। ये सुनकर फिर शेन को भी गुस्सा आती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी से डिस्कस करने लगता है कि उसे ऑलरेडी शक हो रहा है कि लू की जो मौत हुई है वो सस्पिशियस लग रही है। तो उसे फिक्र है कि कहीं जियो कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, क्योंकि अगर उसे उन लोगों का कोई सीक्रेट पता लगता है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए और तुम यहाँ पर ओल्ड मैन का ख्याल रखो। तो फिर सेक्रेटरी गार्ड्स को बोलकर जियो के ग्रैंडपा को लेकर जा रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियो यहाँ घर पे पहुँच जाती है और तभी लू के मॉम डैड को वो बताती है कि वो लू की फियांसी है और यहाँ पर उसे शादी करने आई है। तो फिर लू की मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा ऑलरेडी जिंदा नहीं रहा और तुम इससे शादी करोगी। तो ये देखकर जियो भी शॉक हो जाती है, सोचती है कि ये तो सच में मर गया है। वो दूसरी तरफ फेस करती है और सोचती है कि उसे रॉन्ग फैमिली में तो बस इसीलिए शादी करनी थी क्योंकि उसे अपनी और अपने ग्रैंडपा की जान बचानी है, बस शादी का प्रॉमिस पूरा करके। तो सोचती है कि अच्छी बात है, ये मर गया है तो मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस ये नाम की शादी होगी। वो मान जाती है कि मैं फिर भी ये शादी करने को तैयार हूँ, मैं हमेशा इसकी विडो बन के रहूँगी क्योंकि ये शादी की इंगेजमेंट का प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं इसे पूरा करूँगी। और फिर तभी इतने में घर पे शेन के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। जियो और लू के मॉम डैड को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ फेस करवा के वो लू को 30 स्लैशेस मारना शुरू कर देते हैं और उस स्लैशेस की आवाज़ इन लोगों को भी आ रही होती है। जियो तो डर जाती है कि ये रॉन्ग फैमिली का हेड कितना ज़्यादा डरावना है, उसका नेफ्यू मर भी चुका है तो भी वो उसे लैशेस मारने की सज़ा दे रहा है। वो सोचती है कि अब मैं इसकी विडो वाइफ बन गई हूँ तो फिर तो वो मिस्टर रॉन्ग मुझे भी तो नहीं छोड़ेगा ना। फिर गार्ड्स का जब 30 स्लैशेस मार के हो जाता है तो वो अपना काम करके चले जाते हैं और लू के मॉम डैड फिर यहाँ पर और रोने लग जाते हैं। जियो कहती है कि मरने के बाद भी लगता है इसे दर्द हो रहा होगा। फिर वो जैसे यहाँ पर लू को टच करती है तभी अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जियो डर जाती है कि ये क्या भूत बन गया है। तो लू की मोम जल्दी से उसे चुप कराने जाती है कि वो यहाँ पर आवाज़ ना करे। फिर लू को उड़ता हुआ देखकर उसके डैड काफ़ी शौक होते हैं कि तुम बस अपने अंकल को फूल बनाने के लिए झूठा मरने का नाटक कर रहे थे, अगर इस बारे में अब शेन को पता लगेगा तो फिर तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और हमें भी नहीं। जब वो वापस से तुम्हारी बॉडी देखने आएगा तो हम क्या करेंगे। तो लू की मोम कहती है कि हमारे पास एक और आइडिया है, बस एक मरी हुई बॉडी की ज़रूरत है ना, तो उसका इंतज़ाम हो गया है। और वो लोग यहाँ पर फिर जियो को मारने का प्लान बना लेते हैं और मेड्स फिर यहाँ पर बड़े से पर्दे को डालकर जियो का गला दबाने की कोशिश करती है। और दूसरी ओर शेन यहाँ कार से आ ही रहा होता है और उसे भी यहाँ पर फील होने लग जाता है कि जियो बहुत ज़्यादा खतरे में है।
फिर जियो का यहाँ पर दम घुट जाता है और वो गिरने लगती है। तभी इतने में शेन यहाँ पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। और फिर शेन जब तक यहाँ जियो को बचा रहा होता है उतने में उसका नीफ्यू लू वापस से लेट कर मरने का नाटक कर रहा होता है। और फिर यहाँ जियो को होश नहीं आ रहा होता है तो शेन उसे सीपीआर देने लगता है। इन लोग को ऐसे किस करता हुआ देखकर लू की तरफ देख रहा होता है कि ये मेरी फियांसी को किस कर रहा है। तो उसके मॉम डैड जल्दी से उसे वापस से चुप करवाते हैं कि वो अपना नाटक करने पे फोकस करे। फिर जियो को जैसी होश आता है तो वो खुश हो जाती है कि वो मरी नहीं है। वो यहाँ शेन को कहने लगती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए, ये तो रॉन्ग फैमिली है ना। तो शेन बताने लगता है कि मैं भी इस रॉन्ग फैमिली का ही मेंबर हूँ और ऊपर से तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आई हुई हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। और वो कहता है कि देखो अच्छा हुआ मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँचा। जियो उससे पूछने लगती है कि उसे तो कल इतनी ज़्यादा चोट लगी थी तो वो यहाँ पर ये सब भाग क्यों रहा है। तो फिर वो तुरंत ही नाटक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो एक इंजर्ड पर्सन हूँ और देखो मेरी हालत तो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। और वो गिने का नाटक कर रहा होता है। तो जियो फिर उसे संभालने में लगी होती है और ये देखकर लू के मॉम डैड आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़की मास्टर रॉन्ग को पहले से जानती है। तो यहाँ पर फिर शेन का भाई भी कहने लगता है कि हाँ, और लगता है इनका रिलेशन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। लू भी ये सब सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रही होती है कि जियो तुम मेरी फियांसी हो और तुमने मेरे अंकल को फंसा लियो। रुको बस ये सब खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। यहाँ पर शेन तो नाटक करे जा रहा होता है कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो उससे कहता है कि चलो तुम मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। तो जियो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं तो यहाँ पर उल्टा शादी करने आई थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शादी करने के बजाय मैं अपनी जान खो देने वाली हूँ। तो फिर शेन कहता है कि इसका ये मतलब है कि वो बंदा तुम्हारे लायक का है ही नहीं। फिर जियो कहती है कि रुको मुझे अब ये इन लोगों से एक्सप्लेनेशन लेना है। फिर वो गार्ड्स को साइड होने बोलती है और यहाँ पर लू के मॉम डैड के पास आकर उन्हें बताने लगती है कि उसकी शादी उनके बेटे के साथ उसके ग्रैंडपा और इस रॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर ने फिक्स करे थे। इसलिए वो कहती है कि आप लोग को ये शादी नहीं करवानी है तो आप लोग डायरेक्टली इंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हैं, आखिर मुझे मारने की क्या ज़रूरत है। लोकी मम कहती है कि देखो लड़की ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो तुम अभी गुस्सा मत हो। जियो कहती है कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपका बेटा यहाँ पर झूठा मरने का नाटक कर रहा है और आप लोग उसकी जगह मुझे मार के मेरी बॉडी को उल्टा उसकी जगह ग्रेव में डालना चाहते थे। तो फिर लोकी मम कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारा बेटा यहाँ मरा पड़ा है और तुम हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम तो कितनी झूठी हो, तुम्हारे ग्रैंडपा तो इतने सच्चे और अच्छे थे और देखो तुम कैसी निकली, तुम हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। तो जियो कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोली और ना ही मैंने कोई इल्ज़ाम लगाई हो, मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि अभी ये खड़ा था। फिर वो लू को ऐसे मरा पड़ा हुआ देखकर फिर सोचने लग जाती है कि आखिर वापस से मर कैसे गया, मैंने तो अपनी आंखों से देखी थी। तो लू के डैड चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कुछ भी झूठा बोले जा रही हो। तो जियो कहती है कि ये सच में मरा है कि नहीं ये तो चेक करके पता लग ही जाएगा। तो फिर चेक करना तो बनता ही है। तो लू के मॉम डैड तुरंत ही कहने लगते हैं कि हम अपने बेटे को तुम्हें देखने नहीं देंगे, आखिर उसे सबसे ज़्यादा अपनी इमेज की पड़ी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी बॉडी को हम ऐसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। जियो कह देती है कि आप लोग मुझे चेक नहीं करने दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है और लू मरा ही नहीं है, आप लोग झूठा नाटक कर रहे हैं। फिर यहाँ शेन तो खुश हो जाता है कि उसका ये नीफ्यू अभी मरा नहीं है तो उसे सज़ा देना तो बनता ही है। वो फिर जियो के पास आकर कहने लगता है कि अरे ये तो सच में मर गया। तो जियो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये लोग कुछ भी झूठे बकवास कर रहे हैं, ये सब सच नहीं है, ये सच में जिंदा है। तो शेन फिर कहने लगता है कि जियो जब लू के मॉम डैड चाहते हैं कि वो मर जाए तो हमें उनकी विश पूरी करनी चाहिए। ये सुनकर जियो शॉक होती है कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर इतने में सारी मेट्स बताने लगती है कि फ्यूनरल हॉल वाले आए हैं इसकी बॉडी लेके जाने को। तो लू के मॉम डैड ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। जियो फिर शेन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से रोको इन्हें, ये मरा थोड़ी ना है तो जिंदा है। तो शेन कहने लगता है कि दूसरों के फैमिली अफेयर्स में तुम मत इंटरफेयर करो। तो जियो कहती है कि फिर तो यानी ये लू मरने ही वाला है। तो शेन बताने लगता है कि इसने आखिर फैमिली के हेड को मारने की कोशिश की है तो इसे तो मौत की सज़ा मिलनी है और तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है, अगर मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। और तुम्हें याद है ना तुमने मुझे बोली थी कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो। तो जियो कहती है कि मैं नहीं भूली हूँ। तो शेन कहता है कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से और वो उसे लेकर जाने लगता है। और वह यहाँ से जाते हुए अपनी सेक्रेटरी को लू को सबक सिखाने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही साथ वो जो मेड्स जियो को मारने की कोशिश कर रही थी उनको भी वो मारने का ऑर्डर देता है कि उनके हाथ तोड़ दो। फिर यहाँ जैसे ही शेन जियो को कार के पास लाता है तो वो कहने लगती है कि अगर लू को ग्रेव में डाल दिया जाएगा तो ऐसे तो वो मर जाएगा ना, रुको मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मैं भी कार में नहीं बैठूंगी। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम आखिर उसके बारे में क्यों सोच रही हो,
वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को भी यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ कंट्री साइड में उनका अकेले रहना सेफ नहीं होता, इसलिए ही मैंने उन्हें यहाँ पर लेकर आ गया ताकि फिर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर जियो भी खुश होती है। फिर वो कहने लगती है कि लेकिन आखिर हम लोग थोड़ी ना इधर ज़्यादा रुकने वाले हैं। शेन कहता है कि आखिर क्यों? तो जियो बताने लगती है कि मैं रॉन्ग फैमिली में शादी करने के लिए आई थी, लेकिन अब शादी नहीं हो पाई, तो मुझे और मेरे ग्रैंडपा को तो यहाँ से वापस जाना होगा ना। तो शेन कहता है कि मैं भी रॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसे तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा कर लोगी और मैं भी कर लूँगा अपनी फैमिली का जो मुझे एहसान चुकाना था जान बचाने का। जियो तो काफ़ी शौक होती है कि तुमसे शादी कर लूँ, आखिर तुम रॉन्ग फैमिली के कौन से ब्रांच से हो? शेन कहता है कि कोई भी ब्रांच से हो, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम तो ये सोचो कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारे ग्रैंडपा को जो प्रॉमिस है वो कोई टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फैमिली का मेंबर हूँ। फिर जियो से बताने लगती है कि वैसे तुम्हारी बातों में मुझे सेंस तो लग रहा है। वो उसे बताती है कि असल में मैं यहाँ पर ग्रैंडपा के कहने की वजह से रॉन्ग फैमिली में शादी करने आई थी, रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर लू के साथ, क्योंकि ग्रैंडपा को डर था कि अगर ये शादी नहीं होगी तो फिर हमारी जान बचेगी नहीं। ग्रैंडपा ने बताया था कि ये शादी का प्रॉमिस अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जो फैमिली का हेड है मास्टर रॉन्ग, वो हमें मार देगा। ये सुनते के साथ ही शेन को तो बहुत गुस्सा आती है कि आखिर कौन है जो उसके बारे में ऐसी रूमर्स फैला रहा है। फिर जियो कहती है कि अगर मैं मास्टर रॉन्ग के नीफ्यू से शादी कर लूँगी तो वो मेरी और मेरे ग्रैंडपा की जान को छोड़ देंगे। फिर शेन कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा किसने बोला है कि मैं तुम्हें मारूंगा? तो जियो कहती है कि तुम नहीं, मैं तुम्हारे फैमिली के हेड मास्टर रॉन्ग की बात कर रही हूँ, वो असल में हमें मार देगा और ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे खुद बताया। तो शेन कहता है कि उन्होंने तुमसे बकवास की है। तो जियो कहती है कि आखिर ये बकवास कैसे है? फिर वो अपने ग्रैंडपा और मास्टर रॉन्ग की फैमिली की पुरानी फाइट के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो मास्टर रॉन्ग बहुत ही डरावना है। तो शेन कहता है कि आखिर वो कहाँ ही डरावना है? जियो कहती है कि ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम भी रॉन्ग फैमिली के मेंबर हो। फिर वो कहती है कि रुको, ऐसे तुम्हारी बातें सही भी है और हम लोग इतनी बार मिले भी है तो लगता है हम दोनों ही एक दूसरे के लिए डिस्टाइन है। फिर जियो शेन का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो फिर हम शादी कर लेते हैं। तो वो कहता है कि आखिर बच्ची तुम्हारा माइंड वापस से चेंज कैसे हो गया? तो जियो कहती है कि मैंने इस बारे में अच्छे सोच ली हूँ, वैसे भी मैं रॉन्ग फैमिली में शादी करने के लिए आई थी और अगर रॉन्ग फैमिली के डिसेंडेंट्स में से मुझे एक चुनना है तो मैं थोड़ी ना लू से शादी करने वाली हूँ। अगर मुझे चुनने को मिलेगा तो मैं तो ऑफ कोर्स लू के बजाय तुम्हें चुनूंगी शादी करने के लिए। तो शेन कहता है कि ठीक है फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर वो मान जाती है और दोनों फिर यहाँ सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाते हैं और स्टाफ इन लोग को इन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट स्टैम्प करके दे देती है। शेन दोनों सर्टिफिकेट्स को ले लेता है। तो जियो कहती है कि एक मेरा है तो लाओ मुझे दो। तो कहता है कि मैं इसे अच्छे से रख लूंगा। जियो कहती है कि चलो अच्छा साथ में एक फोटो ले लेते हैं और फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर फोटो के लिए पोस्ट करते हैं। तभी शेन कहता है कि लाओ मुझे भी दो, मुझे भी एक फोटो लेनी है। तो जियो बड़ी खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर शेन तो फोटो के लिए उसे किस कर लेता है। तो जियो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम ध्यान से देखो, तुमने आखिर फोटो में मुझे कितना अगली बना दिया, ऐसी फोटो क्यों ले ली? तो शेन कहता है कि कहाँ अगली है, देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जियो चिल्लाती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी गंदी फोटो ली है। शेन कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी गलती है और फिर वो उसका नंबर अपने फोन में ले रहा होता है। जियो कहती है कि लाओ मेरा फोन दो, मैं खुद ही तुम्हें वीचैट पे सेंड कर दूंगी। तो कहता है कि रुको, मुझे अभी तुम्हारा नंबर भी तो सेव करना है। फिर जियो सर्टिफिकेट में शेन की एज पढ़ लेती है और कहती है कि तुम पूरे 30 ईयर्स के हो, फिर तो तुम काफ़ी बड़े हो गए ना मुझसे। तो शेन कहने लगता है कि उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हें अपने ग्रैंडपा की विश पूरी करनी थी और देखो तुमने अपना गोल अचीव कर लियो। जियो कहती है कि लेकिन ये चीज़ कहाँ से हुई? तो शेन कहने लगता है कि हाँ माना वो लू बहुत ही यंग था, लेकिन अब तो देखो वो मर गया है। कम से कम मैं तो मरा नहीं हूँ ना, मैं ओल्ड हूँ तो क्या हुआ? तो जियो कहती है कि ऐसा बोलो भी मत, तुम आखिर उसके साथ अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम तो उस लू से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा हैंडसम भी हो। तो शेन कहता है कि फिर तो तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। ऐसा बोलकर वो उसे हग कर रहा होता है। तो जियो दूर होती है और कहती है कि पब्लिक में तुम मुँह से बोलो, आखिर टच क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि वाइफ ठीक है जैसा तुम बोलो, तो चलो अब हम घर चलते हैं। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। दूसरी ओर शेन के घर पे उसका हाउसकीपर सारी मेड्स वगैरह को समझा देता है कि यहाँ पर मास्टर रूंग अपनी वाइफ को लेकर आने वाले, तो कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर सारी मेड्स यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेन और जियो जब यहाँ घर पहुँचते हैं तो जियो कहती है कि घर तो कितना बड़ा है लेकिन कितना कोल्ड फील हो रहा है, या इतने बड़े घर में तुम पूरे अकेले रहते हो? तो शेन कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तो तुम्हारे साथ अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं फील करने वाला हूँ। जियो सोचती है कि आखिर इसकी बातें मुझे इतनी हाइपोक्रिटिकल क्यों लग रही है। फिर वो घर के अंदर आ जाती है और अपने ग्रैंडपा को आवाज़ देने लगती है और सोचती है कि आखिर मेरे ग्रैंडपा कहाँ पर है। तब यहाँ पर शेन अपनी शर्ट उतार रहा होता है और जियो फिर जैसे उसे देखती है तो शॉक हो जाती है।
फिर अपनी आंखें बंद करके वो उसे पूछती है कि आखिर तुम अपने कपड़े उतार क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो यूँ कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, अभी दिन का टाइम है, कोई रात नहीं है, ये सब हम अभी नहीं कर सकते। तो शन उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वाइफ, मैं तो बस मेडिसिन लगाने के लिए बोल रहा था, मेरी चोट पर मेडिसिन लगाना ज़रूरी है ना, तुम क्या चाहती हो कि हम कुछ और करें। तो वो कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तो मेडिसिन लगाने का ही बोल रही थी। फिर जब वो उसे मेडिसिन लगाने जा रही होती है तो शन उसका हाथ पकड़ के रुकता है और बताने लगता है कि मेरा चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा रब कर दो। जियो कहती है कि क्या ये करना सही होगा। तो कहता है कि अगर तुम हेल्प नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हाउसकीपर को बुला लेता हूँ। तो जियो कहती है कि नहीं नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी ना, आखिर हमारी शादी हो चुकी है और हम लोग अब लीगली मैरिड है, मैं तुम्हारी मसाज में हेल्प कर दूंगी। और फिर वो उसे यहाँ पे रब करने लग जाती है और सोचती है ये इसके मसल्स तो कितने अच्छे हैं, और मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड फ्री में मिल जाएगा। शैन फिर यहाँ जियो को और अपने आप को टच कराने लगता है। तो वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हें मेडिसिन ही लगा देती हूँ। तो शैन उसके ऊपर आता है और कहता है कि तुम अगर मुझे टच नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं। तो जियो फिर पहले कह देती है कि ये मेरी फर्स्ट किस है, तो प्लीज़ जेंटली करना। शैन फिर उसे किस कर रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर जियो का डॉग आ जाता है। तो उसे देखकर वो तो जल्दी से शैन को पुश कर देती है और अपने डॉग के साथ खेलकर खुश हो रही होती है। तो शैन कहता है कि तुमने आखिर एक डॉग के लिए मुझे दूर कर दी। जियो कहती है कि ये कोई डॉग नहीं है, मैंने तुम्हें बताई थी ना कि इसका नाम शाओ है। शैन कहता है कि ठीक है शाओ, लेकिन तुम्हें ये शाओ मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियो फिर उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी, तो तुम ठीक तो हो ना। शैन कहता है कि क्या तुमने इसे किस भी करी हो। तो जियो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने इसे खुद बड़ा करी हूँ। तो वो कह देता है कि तुम अगली बार से किसी भी लिविंग थिंग्स को ऐसे किस नहीं कर सकती हो, इस डॉग को भी नहीं। जियो मान जाती है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन अभी तुम शर्ट पहन लो, नहीं तो अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो फिर वो तुम्हें पता नहीं क्या ही सोचेंगे और हमारे रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं करेंगे। फिर इतने में सेक्रेटरी आकर इन लोग को बताने लगता है कि जियो के ग्रैंडपा को लू के डैड ने कहीं लेकर चले गए और वो लोग उन्हें रोक भी नहीं पाए। तो फिर यूशियन को कहने लगती है कि अब मेरे ग्रैंडपा का क्या होगा। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। और फिर यहाँ पर शैन अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा ये हाल क्यों बना हुआ है, क्या तुम भी क्या उस लू को मारने के लिए आग में फ्यूल डालने गए थे जो ये हाल हो गया। तो फिर सेक्रेटरी बताता है कि असल में उनकी कार का एक्सीडेंट भी हुआ था और कार रोल डाउन हुई थी तो वो बेहोश हो गया था, और जब उसे होश आया तब तक वहाँ से लू भी गायब हो चुका था और उसके डैड भी। शैन कहता है कि सच में कितना बड़ा रिस्क लिया इन लोगों ने। सेक्रेटरी पूछ रहा होता है कि बॉस क्या हम अपने और भी लोगों को लेकर जाए उन्हें रोकने के लिए। तो शैन कहता है कि रहने दो, आखिर उस लू की जान छोड़ने का वो लोग मुझे क्या ही रीज़न देने वाले, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर इतने में बाहर से फायर क्रैकर की आवाज़ आ रही होती है। तो जियो कहती है कि आखिर ये फायर क्रैकर की आवाज़। शैन कहता है कि चलो बाहर चल के देखते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते तो शैन अपने ग्रैंडपा को देखकर कहता है कि ग्रैंडपा आप आए हैं। वो उन्हें अंदर आने बोल रहा होता है तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं तो रहने दो, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो बताने लगते हैं कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे डैड आए थे और वो बहुत ज़्यादा सैड थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो इतने सैड क्यों है, तुम तो आखिर इस फैमिली को अच्छे से संभाल रहे हो। तो फिर वो अपना फेस छुपा के रोने लग गए और कहने लग गए आखिर क्या ही इसमें अच्छी बात है, तुमने और तुम्हारे भाई ने एक दूसरे के साथ झगड़ा मोल ले लिया और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में ग्रैंडसन की भी जान चली गई है। तो यहाँ पर फिर शैन का भाई यानी कि लू के डैड भी रो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि वो अपने भाई के साथ फाइटिंग कर रहे हैं और ये उनके डैड को अच्छा नहीं लगा। तब यहाँ पर जियो इस बारे में शैन से पूछती है कि ये लोग आखिर रोने के लिए तुम्हारे पास क्यों आए, आखिर ये लोग फैमिली के हेड मास्टर रोंग के पास क्यों नहीं जा रहे। तो शैन कह रहा है कि असल में मैं मास्टर रोंग के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तो जियो कहती है कि फिर संभल के, कहीं तुम मास्टर रोंग को गुस्सा मत दिला देना। तो शैन को तो मनी मन जियो की बातों पर हंसी आ रही होती है और वो उसे पीछे कर देता है। फिर यहाँ पर लू की मॉम रोने धोने का नाटक करते हुए ग्रैंडपा के सामने कही जा रही होती है कि उनके बेटे लू के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, उसने तो कभी भी मास्टर रोंग को मारने की कोशिश नहीं किया और ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब रोना बंद करो, वैसे भी मेरा कल रात का जो सपना था उस सपने के हिसाब से लू अब वापस आ जाएगा, मेरे पूर्वजों ने कहा है कि वो लोग उसकी सोल को रिटर्न करने वाले हैं। फिर तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और अपने डैड से कहने लगता है कि डैड आप रो मत, मैं फाइनली आ गया हूँ। और वो फिर शैन के सामने एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि उसकी जान उनके पूर्वजों ने रिटर्न करी है तो फिर वो अब सेफ है।
जियो इस लू की एक्टिंग देखते हुए शेन से कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है। तो लू उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेन बताता है कि ये मेरी वाइफ है, तो यहाँ पर नहीं होगी तो कहाँ पर होगी। लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी फियांसी है, तो इसकी शादी भी मेरे साथ होनी चाहिए। तो शेन कहता है कि लेकिन तुम तो मर गए थे ना, तो तुम्हारे मरने के बाद ही हमने शादी करें। और शेन इन लोग को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है कि वो लोग अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो लू यहाँ पे काफ़ी हंगामे कर रहा होता है और अपने मॉम डैड और ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि आप लोग देख लो कि ये तो मेरी फियांसी है और इसे छीना गया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लू के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो चुप बैठ जाए और फिर यहाँ ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपने अंकल के सामने ये सब हंगामे कर रहे हैं, वो भी नील डाउन करके माफ़ी मांगे। तो लू कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप इसकी साइड इतना क्यों ले रहे हैं, मैं भी तो इस फैमिली का डिसेंडेंट हूँ, तो आप तो बहुत बेस्ट हो रहे हैं। तो जियो आगे आती है और वो क्लियर करने लगती है कि मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं थी, और यहाँ पर जब मैं तुमसे शादी करने पहुंची तो तुम अपने मॉम डैड के साथ मिलकर मेरा गला दबाकर मुझे मारने के पीछे लगे थे। वो तो अच्छा हो मैं बच गई, और तुम मर गए थे उसके बाद ही मैंने फिर शेन के साथ शादी करी हूँ, और तुम जब मर गए थे तो हमारी इंगेजमेंट तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी, तो फिर तुम्हारे जाने के बाद मैंने अगर शेन से शादी कर ली तो वो बिल्कुल सही चीज़ थी और ये तो होना ही था। तो अब तुम झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो, किसी ने किसी का भी प्यार नहीं चुराया है। सब बोलकर जियो तो उसी के सामने शेन का हाथ पकड़ रही होती है। तो लू कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत ही ट्रस्टवर्थी माने जाते हैं ना, तो जब उन्हें पता लगेगा कि तुमने अब किसी और से शादी कर ली हो तो क्या वो ये इस चीज़ को अलाउ करेंगे। तो ये सुनते के साथ ही जियो को तो मन में बहुत गुस्सा आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें ना सबसे पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए, ये सब के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन सारे लोगों को लेकर आ जाओगे और ये लोग तुम्हारी साइड लेने के लिए डांस और सिंगिंग करेंगे और एक झूठा प्ले करेंगे, तो हम लोग को बिलीव हो जाएगा कि सच में तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पूर्वजों ने वापस कर दी है। ये सब कहानी ना किसी और को जाके सुनाना। तुम्हारी जिंदगी तो मिलना तो सिर्फ रॉन्ग फैमिली के मास्टर के हाथों में और किसी के नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे डरा रही होती है और इसकी बातों से शेन तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि बस अब बहुत हो गया। तो जियो तो डर के फिर जल्दी से शेन के पीछे जाकर छुप जाती है और शेन के ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि तुम हमेशा तो इतने ज़्यादा सेंसिबल बनते हो लेकिन अपनी इस वाइफ को कुछ भी हरकतें करने दे रहे हो। तो शेन कहता है कि मेरा ये न्यू लू पूरे 20 सालों से इस घर में रह रहा है और ये सब हरकतें कर रहा है, तब तो आपने कभी इसे नहीं डांटे, और मेरी वाइफ अभी अभी आई है और आप अभी इसे डांट रहे हैं। और फिर ग्रैंडपा को यहाँ हार मानना पड़ जाता है और वो कह देते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते के साथ ही फिर लू तो नील डाउन करके ग्रैंडपा से बात करने के लिए बैठ जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि आज तुम्हारे अंकल का इतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे इस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को मैं छोड़ रहा हूँ। चलो अब जल्दी से अपने अंकल और आंटी के सामने नील डाउन करके उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो लू को फिर सुनना ही पड़ता है और वो यहाँ नील डाउन करके उन लोगों से माफ़ी मांग लेता है। उससे अब गलती हो गई है और अब वो अच्छे से बिहेव करेगा उनके सामने। और फिर यहाँ पर लू के डैड तो इतना डर गए होते हैं कि वो जल्दी से लू को चाय भी लाने भेज देते हैं ताकि वो इनके सामने आकर फिर अच्छे से टी सर्व करे। तभी इन लोग की सारी बातें सुनते हुए और इन लोग का डर देखते हुए जियो को समझ आता है और वो शेन से कहती है कि मास्टर रुंग जो कि इस फैमिली का हेड है वो तुम ही हो। तो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर जियो से पूछती है कि फिर आखिर तुम मेरे सामने अब तक प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। तो इसका वो ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाता है और जियो से कहती है कि आखिर मुझे पहले बताना चाहिए था, रोज़ मैं ऐसे ही डर रही थी कि वो मास्टर रूम मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे मार देगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ऐसे बोलकर उस पर गुस्सा कर रही होती है और सेक्रेटरी शॉक होता है कि ये उसे डरने के बजाय उल्टा उसको चिल्ला रही है। जियो से कहता है कि तुमने मुझसे इस बारे में पूछी नहीं थी, मैंने तो तुमसे कभी झूठ बोला ही नहीं, उल्टा तुमने नहीं पूछी। फिर इतने में यहाँ पर लू वापस आ जाता है और कहने लगता है कि अंकल आंटी आप लोग ये टी पियो। तो फिर शेन उसे टी ले लेता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम इतना ही जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन अगर तुमने आगे से कोई मिस्टेक की तो फिर तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। तो लू कहता है कि अंकल मैं दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करूंगा और फिर वो जियो को भी चाय देता है कि आंटी ये लो। तो जियो भी बड़ी खुश होकर ले लेती है। यहाँ पर लू तो फिर शेन से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसकी फियांसी छीना ना, तो वो भी एक बहुत ही रिच फैमिली की लड़की से शादी करेगा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अब ये मैटर यहीं पर ही खत्म हो गया, तो सब अपने अपने घर जाएंगे। और वो शेन से पूछते हैं कि वैसे वो अब वेडिंग करने का कब प्लान कर रहा है। तो शेन कहता है कि मैंने सोचा हूँ कि शादी तो मैं एक ही बार करूँगा, तो ऑफकोर्स है कि वेडिंग की प्रिपरेशन मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, तो ठीक है, जब मैं तैयारियाँ कर लूँगा तो मैं आप लोग को इनविटेशन भेज दूँगा। तो ग्रैंडपा इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुमने यंग लड़की से शादी करे, अब मुझे जल्दी से मेरे ग्रेट ग्रैंडसन्स दिखने चाहिए। वो सभी से कह देते हैं कि न्यूली वेड्स को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लू भी गुस्सा होकर सभी के साथ चला जाता है। जियो और शेन साथ में अंदर आ जाते हैं और जियो कहने लगती है कि वैसे
तुम फैमिली की हेड हो लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी तुम्हारी साइड है। वो कहती है कि लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हें फ्यूचर में सपोर्ट करूंगी। शेन कहता है कि चलो ग्रैंडपा की विश भी पूरी कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर मैंने इतनी यंगर लड़की से शादी की हूँ तो बच्चे भी तो होने चाहिए। वो जियो को किस करने जा रहा होता है तो वो कहती है कि नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो। तो शेन कहता है कि मैं ऐसे पागल नहीं होऊंगा। शेन फिर उसे बता रहा होता है कि अभी थोड़ी देर बाद फिर उसके ग्रैंडपा भी आने वाले हैं। फिर दोनों यहाँ किस करते हैं। इसके बाद जियो अपना फिर रेडी हो जाती है और सोचती है कि ग्रैंडपा बस पहुँचते होंगे। वो सोच रही होती है कि मेरे नेक पर जो निशान है ये देख के ग्रैंडपा फिक्र करेंगे और कहीं वो गुस्सा ना हो जाए कि मैंने किसी और से शादी कर ली। तो वो प्लानिंग कर रही होती है कि वो अपने ग्रैंडपा को बोलेगी कि आखिर वो जान बचाने के लिए तो शादी करने वाली थी इस इंगेजमेंट को पूरा करके, लेकिन अब उसने शेन से शादी कर ली है और वो तो फैमिली का हेड है, तो अब तो उन्हें कोई भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो बस यही सोच रही होती है कि बस उसके ग्रैंडपा इस चीज़ को समझ जाए। फिर इतने में उसकी डॉग की आवाज़ आती है। तो जियो अपने डॉग को देखकर खुश होती है और कहती है कि फिर तो ग्रैंडपा भी आ गए होंगे। तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं तो वो काफ़ी रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडपा अब हमें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे खतरे से बच गए। तो ग्रैंडपा उसके सर पे थोड़ा सा मारते हैं। ये देखकर शेन कहने लगता है कि ओल्ड मैन, अगर आपको कोई भी बात से गुस्सा है तो आप मुझे मार सकते हैं पर उससे मत मारो। तो ग्रैंडपा तो उससे डरे होते हैं और फिर ये लोग बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर जियो फिर अपने ग्रैंडपा को सब डिटेल बताने लगती है कि कैसे वो जब यहाँ पर आई थी तो उसका फियांसी लू मरने का नाटक कर रहा था और फिर वो लोग मिलकर उसे मारने लग गए थे और उसकी वजह से उसके गले पे निशान भी आ गए। वो कहते हैं कि देखो ग्रैंडपा अभी भी दर्द हो रहा है। शेन दोबारा जब उसकी चोट की निशान देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है कि मैंने उन लोगों को इतनी कम सज़ा दिया, उन इडियट्स को तो छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो गुस्से में चला जाता है और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा जियो से कह रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉमिस उन्होंने तोड़ा शादी का। तो अगर तुमने दूसरे से शादी कर ली तो कोई बात नहीं, बस ये कि मैंने ओल्ड मास्टर से प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मरने के बाद जब उनसे मिलूंगा तो उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँगा। तो जियो कहती है कि अरे आप फिक्र मत करो, देखना ओल्ड मास्टर आपको कोई ब्लेम नहीं करने वाले, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर इतने में शैन आकर ग्रैंडपा को चाय देने लगता है और कहता है कि ये लो आप पियो। तो ग्रैंडपा तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं कि आपको मुझे खुद चाय देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शैन कहता है कि अब मैं जूनियर हूँ और आप बड़े हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर शैन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कह रहा हूँ ना। फिर जियो कहती है कि शन तुम बाहर जाओ, मुझे अभी ग्रैंडपा से बात करनी है। तो फिर वो चला जाता है और जियो अपने ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आप मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगे ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मास्टर रोंग अच्छे भी है, देखो तुम्हारी कितनी केयर भी करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उनके पास तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो जियो कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ग्रैंडपा मुझे ये भी लगता है कि शन के बारे में जो भी रूमर्स फैली है ना वो सब झूठी है, वो बिल्कुल भी कोई गुस्से वाला नहीं है, बल्कि वो तो कितना काइंड नेचर का है। और जैसा उसके बारे में रूमर थी रूथलेस और खूनी वाली, वो तो बिल्कुल झूठी है, वो तो बहुत अच्छा है। शैन बाहर से अपनी ये सारी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाता है कि जियो अपने दिल में उसके बारे में ऐसा सोचती है कि वो इतना परफेक्ट है। वो तो खुश हो जाता है कि अच्छी बात है, उसकी पसंद भी मेरी तरह अच्छी है। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ जियो से कहने लगते हैं कि अच्छी बात है, तुम उससे डरती नहीं हो, फिर तो तुम लोग आराम से अपनी लाइफ एक साथ बिता सकते हो। फिर रात में जब जियो रूम में होती है तो शैन यहाँ पर आ जाता है। तो जियो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा बाजू वाले रूम में ही है। तो उसे किस करने लगता है तो जियो से रोक रही होती है। शैन कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो के पास यहाँ शैन आता है और उसे बताता है कि उसके ग्रैंडपा जा चुके हैं और उसके लिए लेटर छोड़ कर गए। वो उसे कहने लगता है कि वाइफ क्या अभी भी तुम पेन में हो। तो वो कहती है कि सब तुम्हारी वजह से तो है, और फिर वो उसे मारने के लिए पीछे बढ़ जाती है। तो शेन कहता है कि वाइफ पहले हम तुम्हारे ग्रैंडपा का लेटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम मुझे मारना। तो कहती है कि ठीक है, सिर्फ ग्रैंडपा के लेटर की वजह से अभी मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ग्रैंडपा ने जियो को लेकर गए होते हैं कि वो उसके डॉग शाओ को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वो अब बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं कि अब उसके पास शैन है और वो उसका ख्याल रखेगा, उन्हें पूरा ट्रस्ट है। ग्रैंडपा ने आगे उसके लिए बहुत सारी इमोशनल चीज़ें लिखे होते हैं कि वो उनके लिए कितनी ज़्यादा प्यारी ग्रैंड डॉटर है और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो रोएगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वो उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए बोल रहे होते हैं। और कहते हैं कि अगर उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उनके पास आ सकती है, वो हमेशा उसके साथ सपोर्ट में रहेंगे। और उसकी मैरिज के लिए भी वो उसे बोल देते हैं कि कभी भी उसे अपनी मैरिज छोड़ कर आनी हो तो वो बिंदास आ सकती है, वो हमेशा उसका साथ देने वाले। जियो फिर बैठ के रोने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडपा और मेरे शाओ के बिना मैं कैसे जीने वाली हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग बस 2 घंटे दूर के विलेज पे तो रहते हैं ना, तुम्हारा जब भी दिल करेगा तो मैं तुम्हें लेके चलूँगा और मैं हूँ ना तुम्हारे पास अभी। तो जियो उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम तो दूर ही हो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं अपने ग्रैंडपा के साथ नहीं हूँ। जैन कहता है कि वाइफ ये सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, तुम कहो तो अब भी हम लोग ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं, जितनी देर में तुम्हारे ग्रैंडपा घर नहीं पहुंचेंगे उनके बाद ही हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जियो कहती है क्या सच्ची? तो शेन कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ।
तुम जब कहो तब मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। तो वो उसे चुप करा रहा होता है कि ठीक है अब रो मत। तो जियो कहती है कि मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, मुझे हाथ मत लगाओ। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें चलना है? तो जियो कहती है कि नहीं, अभी बेहतर रहेगा कि हम लोग ना चलें, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मेरी ऐसी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं और उन्हें हमेशा से इस बात की भी फिक्र थी कि आखिर मेरा हस्बैंड कैसा होगा। इसलिए मैं अपने ग्रैंडपा को अभी कोई भी फिक्र में नहीं डालना चाहती हूँ, बल्कि मुझे तो अच्छे से लाइफ जीना है ताकि मेरे ग्रैंडपा रियश्योर फील करे कि मैं खुश हूँ, सेफ हूँ। तो शैन उसे फुल सपोर्ट कर रहा होता है और कहता है कि जैसे ग्रैंडपा तुम्हारे सपोर्ट है, अब मैं भी हूँ, तुम्हें मैं कोई भी तकलीफ पहुँचने नहीं दूंगा। तो जियो से हक करके कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन के घर पे कोई अंकल चीन आया होता है और वो कोई खजाना चुराने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोद रहा होता है। अभी जियो यहाँ गार्डन में घूम रही होती है और वो खुश हो रही होती है कि आखिर मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे इतना रिच हस्बैंड मिला है, मेरी लाइफ तो इतनी हैप्पीनेस से भरी हुई है, उसके पास इतना बड़ा गार्डन भी है और इतने सारे फ्रेश फ्लावर्स। तभी इतने में फिर जियो उस अंकल को देख लेती है और सोचती है कि वो यहाँ चोरी कर रहा है। तो वो फिर आकर उसे मारने लगती है कि चोर कहीं के, और वो आवाज़ दे रही होती है कि आओ चोर को पकड़ो। तभी शैन को अंदर से आवाज़ आती है तो वो अपने गार्ड को तुरंत ही पहुँचने बोलता है कि उधर क्या हुआ है। फिर यहाँ पर ये अंकल चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारा 7th अंकल हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। फिर जियो गार्ड को भेज कर अपने अंकल को भी अंदर लेके आता है और यहाँ पर जियो भी आ जाती है। फिर अंकल शैन से कह रहे होते हैं कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ है ना, सच में कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लड़की है, इसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, देखो इसने मुझे कैसे मारी है। तो शैन पूछने लगता है कि अंकल वैसे आप यहाँ पर क्यों आए। तो अंकल बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें फ्रेश फिश देने आया था। तो शैन कह देता है कि अंकल मुझे फ़िश खानी होगी ना तो मैं तुरंत मंगवा सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। वो कहने लगते हैं कि लेकिन तुम्हारी वाइफ ने जो मुझे मारी है इसे हिसाब चुकाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। तो जियो कहती है कि आप खुद ही चोरों जैसी हरकत कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप चोर है इसलिए मैं आपको मार रही थी। तो अंकल कहते हैं कि देखा, इसने आप खुद अपने मुँह से बोली है। शैन फिर यहाँ पे फ्लावर्स मंगवाता है और कहता है कि आपको मेरी वाइफ ने मारी है ना तो मेरी जगह आप ये फ्लावर्स ले लो। अंकल हार मान लेते हैं कि जब ओल्ड मैन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जाने दो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जियो भी यहाँ पर अंकल से माफ़ी मांग लेती है कि मुझसे गलती हो गई। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है और वो अपना चले जाते हैं। जियो फिर शैन को सॉरी बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे अंकल है और मैं उन्हें चोर समझ के मार रही थी, वो गोल्ड निकाल रहे थे, मुझे लगा वो चोर होंगे। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने वैसे भी गलती करे, ऐसे कैसे वो मेरे गार्डन से गोल्ड निकाल रहे थे, तो तुमने सही करी। जियो खुश जाती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जियो खुश जाती है और कहती है कि लेकिन कहीं फिर तुम्हें मेरी वजह से डांट तो नहीं पड़ेगी एल्डर से। तो कहता है कि उनकी हिम्मत नहीं हो सकती। तो जियो कहती है कि फैमिली के हेड की पोजीशन क्या इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोग एल्डर्स होके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो शैन कहता है कि क्योंकि मैं इतने सारे पैसे जो कमाता हूँ और उस पर ही वो सब डिपेंड है, तो वो लोग मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जियो फिर शैन की तारीफ़ें करते हुए कह रही होती है कि वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। फिर नेक्स्ट डे जियो अपने ग्रैंडपा को कॉल लगाती है और उनसे कह रही होती है कि ग्रैंडपा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, क्यों ना मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। तो उसके ग्रैंडपा उसे समझा रहे होते हैं कि अभी वो अपने हस्बैंड के घर पे ही रहे, कम से कम 1 महीने बाद है। तो जियो कहती है कि ठीक है आप चाहते हैं कि मैं यहीं पे रहूँ और आपको भूल जाऊँ ना, फिर आप मुझे बाद में ब्लेम मत करना। और फिर वो कॉल कट करती है। उसे फिर यहाँ पर शैन का कॉल आ जाता है, वो उसे बता देता है कि आज रात वो अपना काम ख़त्म करके थोड़ा लेट हो जाएगा और रात 8 बजे तक डिनर के लिए आएगा। तो जियो सोचती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इस टाइम पर अपने ग्रैंडपा से मिलने जा सकती हूँ। तभी इसे लू का कॉल आ जाता है और वो इसे बताने लगता है कि मेरे अंकल तुम्हें चीट कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता है उनकी फर्स्ट लव कौन है। वो एक लड़की की फ़ोटो उसे भेज रहा होता है, पर जियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो तो उसे चिल्लाती है कि वो दोबारा उसे कॉल करके परेशान ना करे और वो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है और फिर अपने स्कूटी से निकल जाती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए। तभी रास्ते में से लू मिल जाता है और वो कहने लगता है कि पक्का तुम अंकल को चीट करते हुए पकड़ने जा रही होगी ना। तो कहती है कि तुम्हारे अंकल इतने ज़्यादा रिच है, हैंडसम है, पावरफुल है, तो मैं पागल हुई होंगी जो मैं उन्हें पकड़नी चाहूँगी। तो लू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ऐसी उन्हें चीट करने दोगी और ऐसी रहोगी उनके साथ, तुमने क्या उनसे पैसों के लिए शादी करी हो। तो जियो कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा था प्यार की वजह से। तो लू सोचता है कि ये कितनी लालची लड़की है, लेकिन मेरे अंकल इसे इतना प्यार करते हैं। तो सोचता है कि मैं इसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगा तो अंकल को कितनी ज़्यादा गुस्सा आएगी ना, उनसे मैं बदला लेके रहूँगा। तो जियो की स्कूटी में चुपके से ट्रैकर छुपा देता है और जियो जब चली जाती है तो ये सोच रहा होता है कि अब इससे सबक सिखाता हूँ। वो अपने फ्रेंड्स लोग को जियो का लोकेशन ट्रैक करने के लिए दे देता है कि वो लोग जाकर उसे सबक सिखाए। जियो रास्ते में उस ट्रैकर को निकालकर उसे दूसरी स्कूटी में लगा देती है और सोचती है कि वो मेरे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहता था, लेकिन ये खेल मेरे लिए बहुत पुराना है। रास्ते में लू और उसके फ्रेंड जब जियो को पकड़ने जाते हैं उसे परेशान करने के लिए, तभी उन लोग को पता लगता है कि ये तो जियो नहीं बल्कि कोई और ही डिलीवरी बॉय है।
फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियो जब ग्रैंडपा के घर पहुंचती है तो वो उससे डांटने लगते हैं कि वो यहाँ बिना बताए शेन को यहाँ पर आ गई है, उसे अभी वापस उसके घर जाना चाहिए और वहाँ पे अच्छे से रहना चाहिए उसके साथ, क्योंकि ऐसे वो यहाँ पर आ जाया करेगी तो वो कोई भी प्रॉब्लम में भी पड़ सकती है और वो उसकी फिक्र करेगा। तो जियो कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं जाती हूँ, और ग्रैंडपा फिर उसे भेज देते हैं। रास्ते में जाते हुए जियो शेन से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बता देती है कि अब वो वापस घर रिटर्न हो रही है। तभी रास्ते में कार रुकती है तो वो उसे बता देती है कि 2 कार ने उसे ब्लॉक कर दिए। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास के एरिया में ही मैं आ रहा हूँ। ये गुंडे असल में वही लू के होते हैं और वो सभी मिलकर यहाँ पर जियो को परेशान करने होते हैं। तो जियो उन सभी को बताने लगती है कि वो लोग इससे पंगे नहीं ले सकते, वो असल में मास्टर रोंग की वाइफ है। ये सुनकर लू के फ्रेंड्स तो डर जाते हैं कि ये बात तो लू ने उन्हें बताया नहीं था। तुरंत में शेन यहाँ पर पहुंच जाता है तो लू जियो के गले पे चाकू रखकर उसे डराने लगता है कि अंकल अगर आप आगे बढ़े तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स है वो उसके सर पे हेलमेट मार के जियो को बचा लेते हैं और जियो जल्दी से शेन के पास आ जाती है। वो लोग लू से कहते हैं कि तुम तो हमें बुरा फंसाने वाले थे, मास्टर रोंग से हमें पंगा नहीं लेना है, तुम ही लो। फिर शेन और जियो साथ में जाने वाले होते हैं। तभी इतने में लू जल्दी से आकर शेन को जियो की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है, जब वो उसे कह रही थी कि उसने कोई शेन से प्यार के लिए शादी नहीं की है बल्कि पैसों के लिए की है। और वो कहने लगता है कि अंकल ये बहुत ही ज़्यादा लालची लड़की है और ये सब आपको बस फूल बना रही है। तो शेन कहता है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला, और अच्छी बात है ना मेरे पास पैसा है और उसे पैसे से प्यार होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो कार में बैठकर जा रहा होता है तो लू कहने लगता है कि अंकल आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे ग्रैंडपा और मेरे डैड मेरे साइड है क्योंकि। तो शेन फिर उसे डराने के लिए बस उसे कार से हिट कर देता है और जियो के साथ जाने लगता है। जियो डर रही होती है तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसे मारा नहीं हूँ। तो वो सोचती है कि कहीं गुस्से में ये किसी दिन मुझे भी ऐसे ना मारे। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है जो उसने लू को बोली थी, वो सब उसे जानबूझ के गुस्से दिलाने के लिए बोली थी और वो तो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। तो शेन पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जियो फिर कुछ नहीं बोल पाती है और कहती है कि लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ ना। तो शेन इसी बात से खुश होता है और सोचता है कि वो कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो शेन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट लेना ही होती है और वो इन लोगों को अलग करने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, पर जियो यहाँ पर शेन के साथ ही खड़ी रहती है और उस लड़की को बहुत सारी बातें सुनाकर उससे अच्छे से बदला लेती होती है। और शेन भी फिर उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और जियो से सब क्लियर करता है कि वो जो भी बोल रही थी सब झूठ था। फिर नेक्स्ट डे शेन के अंकल और लू के मॉम डैड मिलकर शेन की फैमिली हेड की पोजीशन छीनने के लिए काफ़ी प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिए। वो लोग उसे चुपके से खूब मार रहे होते हैं उसे सबक सिखाने के लिए, पर जब खोलते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने अपने बेटे को ही सबक सिखाया। ये रूमर यहाँ पर जियो तक भी पहुँच जाती है कि शेन को काफ़ी मार पड़ी है और उसे चोट लग गई है। तो डॉक्टर जब यहाँ शेन को चेक करने आई होती है तो जियो इसी बारे में डर रही होती है कि शेन को कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर शेन उसे क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शेन और जियो की तो मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और फिर शेन को सपना आता है कि बचपन में कैसे उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और कभी उसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन वो सोच लेता है कि जब उसका बच्चा होगा तो वो उससे बहुत प्यार करने वाला है। वो जियो को नींद में उठाकर कहने लगता है कि उसे एक बेबी चाहिए। तो फिर वो उसे यहाँ प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि देख लो हमारा बेबी होने वाला है, अब मुझे सोने दो। शेन तो बहुत ज़्यादा ही खुश जाता है और जियो से नींद में ही बातें करे जा रहा होता है। तो वो तो परेशान हो जाती है कि मैन भी कितने पागल होते हैं। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि शेन और जियो के बच्चे बड़े भी हो गए होते हैं और वो लोग यहाँ गार्डन में खेल रहे होते हैं और ग्रैंडपा भी इन लोग के साथ होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।